इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं कि इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है उसको कितने सेक्टर में बांटा गया है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि एफएमसीजी सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, तो ये सब कुछ क्या होता है और कब किस में पैसा डाला जाता है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन पैशंस के साथ देखें। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पे मैं लिखा हूं GICS। इसका मतलब होता है, G का मतलब होता है ग्लोबल, I का मतलब होता है इंडस्ट्री, C का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, IS का मतलब होता है स्टैंडर्ड। GICS का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड। ये S&P और एक और संस्था है जिसके द्वारा बनाया गया है। इसके अनुसार जो भारत का स्टॉक मार्केट है इसको 11 सेक्टर में बांटा गया है। इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है उसको 11 सेक्टर्स में बांटा गया है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि वो कौन कौन सा सेक्टर है। पहला इसमें हम लिखे हैं एनर्जी सेक्टर। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि एनर्जी सेक्टर में बहुत ज्यादा रिस्क भी होता है और बहुत ज्यादा कमाई भी होता है। इसके लिए म्यूचुअल फंड भी है, यानी एनर्जी सेक्टर के लिए म्यूचुअल फंड भी है, ETF भी है या फिर स्टॉक भी है। तो ये एनर्जी सेक्टर होता क्या है, चलिए एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे मैं लिखा हूँ एनर्जी सेक्टर में कंपनीज एंगेज्ड इन एक्सप्लोरेशन, यानी ऐसी कंपनी जो विस्तार करना चाहती है, एक्सट्रैक्शंस जो निचोड़ती है, एक्सट्रैक्ट करती है, रिफाइनिंग यानी कोई सामान होता है उसको रिफाइन करती है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑयल एंड गैस, यानी ऐसी कंपनी जो ऑयल और गैस को क्या करती है, जमीन के नीचे से निकालती है, उसको रिफ्रेश करती है, रिफाइन करती है और उसको सेल करती है, मार्केट में लाती है, उसी को बोला जाता है, वैसे कंपनी को बोला जाता है कि वह एनर्जी वाली कंपनी है, यानी वह एनर्जी सेक्टर की कंपनी है। जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूं कि एनर्जी सेक्टर से जुड़ी कौन कौन सी कंपनी है जिसमें आप लोग पैसा लगा सकते हैं चाहे तो, लेकिन लगाने से पहले सब कुछ जांचने के बाद ही लगाया जाता है, किसी के कहने पे नहीं, मेरे कहने पे नहीं। यहाँ पे लिखा गया है एनर्जी सेक्टर से जुड़ी कंपनी, जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है O का O, N का N, यहाँ से G और इसका C, ONCG। तो ये ONCG कैसी कंपनी है, तो यह एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, जिसे आप स्टॉक बोल सकते हैं, एनर्जी सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक। अच्छा, स्टॉक क्या होता है? स्टॉक का मतलब होता है जिसका इक्विटी आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। आगे देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसे RIL कहा जाता है, तो यह रिलायंस इंडस्ट्री जो है किस सेक्टर की कंपनी है? एनर्जी सेक्टर। ऐसे ही हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान का H, पेट्रोलियम का P, कॉर्पोरेशन का C और लिमिटेड का L, HPCL। HPCL जो है किस सेक्टर की कंपनी है, यानी किस सेक्टर का स्टॉक है? तो एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है। आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को, एनर्जी सेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। इस एनर्जी सेक्टर में कब पैसा डाला जाता है? तो जब बजट आता है और सरकार कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत कई करोड़ों रुपया एनर्जी सेक्टर में क्या करने वाली होती है, खर्च करने वाली होती है, उस समय आप एनर्जी सेक्टर में पैसा डाल करके बना सकते हैं। या ये सब जो होता है साइक्लिक होता है, कभी कभी एनर्जी सेक्टर जो होता है चलता है, कभी कभी नहीं चलता है। तो ध्यान से समझना है कि ताकि आप अच्छा से अच्छा पैसा बना सके। अगला सेक्टर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इंफॉर्मेशन का I और टेक्नोलॉजी का T, IT सेक्टर। बार बार बोला जाता है कि IT सेक्टर में इन्वेस्ट करिए, IT सेक्टर से जुड़ा हुआ ETF है, IT सेक्टर से जुड़ा हुआ म्यूचुअल फंड है। ये IT सेक्टर होता क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है, इसमें कौन कौन सी कंपनी होती है, चलिए देखा जाए। कंपनीज इन्वॉल्व्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी ऐसी कंपनी जो क्या करती हो, सॉफ्टवेयर का निर्माण करती हो। हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग, हार्डवेयर का निर्माण करती हो। अच्छा, सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो जैसे आप लैपटॉप देखे होंगे, तो लैपटॉप में जितना भी आपको देखने वाला ऐप दिखाई देता है वो सब कुछ सॉफ्टवेयर है, जिसे आप टच नहीं कर सकते हैं। हार्डवेयर क्या होता है? तो उसका वो पार्ट जिसे आप छू सकते हैं वो हार्डवेयर होता है। तो ऐसी स्टॉक या ऐसा कंपनी जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये सब कुछ बनाए, उसको IT सेक्टर की
कंपनी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे हैं कंपनीज इन्वॉल्व्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग एंड आईटी सर्विसेज, और उससे जुड़ा हुआ जो भी सर्विस प्रदान करती है, जैसे आप सुने हैं गूगल का नाम सुने हैं, ये आईटी सेक्टर है। ऐसे ही यूट्यूब का नाम सुने हैं, फेसबुक, इंस्टा, ये जितना देख रहे हैं ये सब आईटी सेक्टर ही है। तो यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ, देखिए कि भारत में कुछ आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ ऐसे ऐसे स्टॉक रहे हैं जो मल्टीबैगर स्टॉक हैं। मल्टीबैगर स्टॉक का मतलब जो कई लोगों को करोड़पति बना चुके हैं पास्ट में। अब ये जरूरी नहीं है कि आगे भी ऐसा ही रिटर्न देंगे। ये सब मल्टीबैगर रह चुके हैं आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक, जिसमें है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसे टीसीएस कहा जाता है। ये मल्टीबैगर स्टॉक रह चुका है। ऐसे ही इंफोसिस, ये भी मल्टीबैगर स्टॉक पहले रह चुका है। विप्रो, जिसमें कई लोग करोड़पति हो चुके हैं, जिसमें राकेश झुनझुनवाला जो थे, जब 3-4 रुपया इसका शेयर प्राइस था तब खरीदे थे, और आज उनको कई सौ करोड़ रुपया दे चुका है। ऐसे हैं HCL टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पे जो 4 नाम लिखे हैं ये आईटी सेक्टर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ स्टॉक्स हैं। आगे देखिए हेल्थ केयर सेक्टर। ये हेल्थ केयर सेक्टर क्या होता है? तो हेल्थ केयर, अच्छा जैसे अभी जो है जो टेरिफ चल रहा है, टेरिफ वार चल रहा है, जिसमें आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इंडिया का जो हेल्थ केयर सेक्टर है, यहाँ जो भी मेडिसिन बनता है, ज्यादातर मेडिसिन अमेरिका में बेचा जाता है, ज्यादातर मेडिसिन अमेरिका को जाता है। और जब वहाँ टेरिफ बढ़ाया जाता है तो सबसे ज्यादा यहाँ का इकोनॉमिक जो है, जो हेल्थ केयर सेक्टर है, बहुत ज्यादा गिरता है। अमेरिका जो है बहुत ज्यादा हेल्थ केयर सेक्टर पे ज्यादा टेरिफ लगाता है। तो अगर आप इस समय हेल्थ केयर सेक्टर में हैं तो आप बहुत ज्यादा लॉस में जाएंगे। तो ये हेल्थ केयर सेक्टर होता क्या है, चलिए समझा जाए। हेल्थ केयर सेक्टर, यहाँ लिखे हैं हेल्थ केयर कंपनीज, यानी ऐसी कंपनीज जो हेल्थ पे ध्यान दे, हेल्थ से संबंधित सामान बनाए। प्रोवाइड मेडिकल सर्विसेज, जो मेडिकल सर्विस देती है, जैसे इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, उसमें हॉस्पिटल भी आ सकता है, क्लिनिक्स, दवा कराने वाला क्लिनिक्स भी आ सकता है, एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स, और जितने डायग्नोस्टिक सेंटर्स देखे हैं जिसमें जांच होता है, ये सब कुछ आता है हेल्थ केयर सेक्टर से। ऐसी कंपनी जो आपको दवा बीरा ये सब करने में मदद करती है, ये सब कुछ हेल्थ सेक्टर के ही अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं कुछ फेमस इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक्स कौन से हैं। तो यहाँ पे है अपोलो हॉस्पिटल्स, ऐसे ही है फोर्टिस हेल्थ केयर, ऐसे ही है हेल्थ केयर, यहाँ पे मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, और है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 चीजें सिखाएं, एनर्जी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे आईटी सेक्टर बोला जाता है, और हेल्थ केयर सेक्टर। आगे चलिए देखा जाए कौन कौन सा सेक्टर है। तो अगला है फाइनेंशियल सेक्टर। इससे जुड़ा हुआ भी आपको ETF मिल सकता है, इससे जुड़ा हुआ भी आपको म्यूचुअल फंड मिल सकता है। तो चलिए समझा जाए फाइनेंशियल सेक्टर होता क्या है। कंपनीज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, ऐसी कंपनी जो आपको फाइनेंशियल सर्विस देती है। फाइनेंशियल सर्विस होता क्या है? लोन देगी आपको, लोन घर बनाने के लिए लोन देगी, कोई होम लोन देगी, कोई कार लोन देगी, कोई EMI पे लोन देगी। ऐसा जो होता है कंपनी, उसको बोलेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज। इसी को बोला जाता है कि वो फाइनेंशियल सर्विस दे रही है। तो ऐसी कंपनी जो आपको फाइनेंशियल सर्विस दे, इंक्लूडिंग उसमें आ सकता है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। जितना भी आप बैंक देखे हैं, कोई इंश्योरेंस देखे हैं, इंश्योरेंस जैसे LIC हो गया, LIC इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जितना नाम सुने हैं, या फिर बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ऐसे ही जितना भी बैंक देखे हैं, ये सब का सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं फाइनेंशियल सेक्टर, यानी बैंक और इंश्योरेंस जितने भी हो गए, ये सब कोई आते हैं किसके अंतर्गत? तो आते हैं आपका फाइनेंशियल सेक्टर के अंतर्गत। चलिए कुछ उदाहरण भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या है? तो फाइनेंशियल सेक्टर का एक स्टॉक है। ICICI बैंक, HDFC बैंक, ये है आपका फाइनेंशियल सेक्टर। अभी आपको एक चीज जान करके आश्चर्य होगा, कहा जाता है कि किसी भी देश का इकोनॉमिक तभी ऊपर जाता है जब उसका फाइनेंशियल सेक्टर मजबूत होता है। यानी जब तक फाइनेंशियल सेक्टर किसी भी देश का कमजोर रहेगा तब तक वो देश जो है कभी भी विकसित नहीं हो सकता है। जैसे कि अभी इस समय भारत का जो स्टॉक मार्केट
थोड़ा गिरा है, उसमें सबसे ज्यादा जो गिरा है वो फाइनेंशियल सेक्टर का ही स्टॉक गिरे हैं। यानी सबसे ज्यादा पिटाई बैंकिंग सेक्टर का ही हुआ है, इंश्योरेंस सेक्टर का ही हुआ है। जब ये बूम करेंगे तो इंडिया का जो इकोनॉमिक है वो अपने आप ही अपवर्ड्स हो जाएगा, यानी अपने आप ही ऑटोमेटिक देखेंगे कि ये ऊपर चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि कौन सा सेक्टर है। अगला सेक्टर है एफएमसीजी। एफएमसीजी सेक्टर को सीजी सेक्टर भी कहा जाता है, केवल सीजी सेक्टर। एफएमसीजी जैसे कि देखिए, इस सेक्टर को क्यों जानना है, कोरोना जैसा महामारी जब आया था सभी सेक्टर गिरे थे, लेकिन एक सेक्टर नहीं गिरा था, एफएमसीजी सेक्टर। तो कभी कभी होता क्या है कि बहुत महाकाल आ जाता है, देश में हाहाकार मच जाता है, उस समय ये सभी सेक्टर नहीं चलते हैं। उस समय कोई सेक्टर चलता है, कोई सेक्टर नहीं चलता है। जैसे कोरोना जैसे समय में सब सेक्टर पिटा रहे थे, तो उस समय एफएमसीजी सेक्टर जो था कम पिटाया था, यानी कम गिरा था। तो जब आप इस तरीके से अच्छा से मार्केट को जानेंगे, पहचानेंगे, तो कौन सा सेक्टर कब गिरता है कब नहीं गिरता ये जानकारी होता है, तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के द्वारा। ये होता है एफएमसीजी सेक्टर। देखिए, एफ का मतलब होता है फास्ट, एम का मतलब होता है मूविंग, सी का मतलब होता है कंज्यूमर, जी का मतलब होता है गुड्स। एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसको अच्छा से समझना है। एफएमसीजी सेक्टर का मतलब होता है ऐसा चीज जिसे आप खाने के लिए यूज करते हैं। खाने वाला जितना भी आप देखे हैं जो दुकानों से खरीदा जाता है, चिप्स हो गया, कोई कुरकुरा हो गया, कोई, ये सब एफएमसीजी का प्रोडक्ट है। तेल हो गया, कोई रिफाइन हो गया, ये सब एफएमसीजी का प्रोडक्ट है जिसे घरों में यूज किया जाता है। जैसे कि आप देखे ही होंगे, अब कोरोना महामारी यहीं आ जाए तो कोई खाना तो बंद नहीं करेगा, और खाना जब बंद नहीं करेगा तो खाने वाला कोई ना कोई ये प्रोडक्ट कोई कंपनी ही बना रही है, यानी उस समय भी वो कंपनी क्या करेगी, विकास करेगी, यानी उस समय कोई सेक्टर चलेगा तो एफएमसीजी सेक्टर चलेगा ही चलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखे एफएमसीजी कंपनीज मैन्युफैक्चर एंड सेल फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। एफएमसीजी जो सेक्टर की कंपनी होती है वो गुड्स का निर्माण करती है और सेल करती है, सच एज फूड, जैसे कि खाने वाला सामान का निर्माण करेगी, बेवरेज जो होता है उसका निर्माण करेगी, एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, और पर्सनल यानी टॉयलेट्स हो गया, जिसमें पंखा हो गया, ये सब कुछ आ सकता है पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में। चलिए कुछ नाम बतलाते हैं एफएमसीजी से जुड़ा हुआ कि कौन सा एफएमसीजी से जुड़ा हुआ स्टॉक है। आप नाम सुने होंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि साबुन शैम्पूल जो बनाने का काम करती है, एफएमसीजी से जुड़ा हुआ ही है हिंदुस्तान यूनिलीवर। आईटीसी, नेस्ले इंडिया, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, आप ब्रिटानिया का खाए होंगे, वो ब्रिटानिया का खाने वाला सामान भी आता है बहुत अच्छा। तो ये है आपका एफएमसीजी सेक्टर। चलिए आगे देखा जाए कि कौन सा सेक्टर है। अगला सेक्टर है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, अगला है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर। इस कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर को बोला जाता है ऑटोमोबाइल्स सेक्टर भी। अब ये होता क्या है, तो लिखे हैं कंपनीज प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसी कंपनी जो गुड्स का मतलब क्या होता है, छूने वाला सामान, कोई छूने वाला सामान बनाए, जैसे मार्कर हो गया, ये आपका बोर्ड हो गया जिसे आप छू सकते हैं, ये गुड्स हो गया। सर्विस का मतलब क्या होता है, सर्विस का मतलब कोई सेवा देगी। जैसे देखिए, जैसे जियो का नाम आप सुने होंगे, तो जियो का मोबाइल है, तो मोबाइल को आप छू सकते हैं तो वो गुड्स है, लेकिन उसमें नेट जो दिया जाता है उसे आप टच नहीं कर सकते हैं, वो सर्विस है। तो ऐसी कंपनी जो गुड्स और सर्विस दे उसको आप बोलेंगे कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर की वो स्टॉक है, या ऑटोमोबाइल सेक्टर की वो स्टॉक है। जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं कंपनीज प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज सेंसिटिव टू इकोनॉमिक साइकिल्स सच एज ऑटोमोबाइल्स एंड लग्जरी गुड्स। ये जो ऑटोमोबाइल्स जो होता है उसका निर्माण करती है, जो गुड्स होता है, जो लग्जरी जीने वाला चीजा होता है, उसका ये सब निर्माण करती है। एक चीज आपको हम बतला दें, जो ये कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर का जो स्टॉक होते हैं, ये जब कोई कोरोना जैसा महामारी आता है तो उस समय ये बहुत ज्यादा गिरते हैं, बहुत ज्यादा टूटते हैं, क्योंकि ये लग्जरी वाला सामान होता है उसका निर्माण करते हैं। और जब महाकाल आता है, अकाल आता है, तो उस समय लोग जीने पे ध्यान देते हैं, न कि लग्जरी लाइफ जीने पे। तो उस समय जीने के लिए क्या खरीदा जाता है, तो एफएमसीजी जो प्रोडक्ट होते हैं उसका यूज किया जाता है। और जब दुनिया में शांति होता है उस समय आपका ये कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर का जो स्टॉक होते हैं चलते हैं। जैसे कि चलिए कुछ नाम बतलाते हैं आपका।
टाटा मोटर्स का आप नाम सुने होंगे। टाटा मोटर्स जो है ऑटोमोबाइल्स सेक्टर का ही स्टॉक है। मारुति सुजुकी का नाम सुने होंगे, मारुति सुजुकी इंडिया, ये भी आपका ऑटोमोबाइल्स सेक्टर का ही स्टॉक है। ऐसे ही आप नाम सुने होंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है ऑटोमोबाइल्स सेक्टर का ही स्टॉक है। तो यहाँ पे आपको 11 में से जो 6 सेक्टर हुए हैं उनका एक्सप्लेन किए हैं। हम स्क्रीन से आउट होते हैं, इसको पॉज करके आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आगे का जो स्टॉक है यानी अगला जो सेक्टर है उसको आपको बेहतर से एक्सप्लेन करते हैं। वीडियो अच्छा अगर लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक अच्छा सा लाइक भी कर सकते हैं। अगला सेक्टर है आपका 7 नंबर यूटिलिटीज सेक्टर। अब यूटिलिटीज सेक्टर में कौन कौन सा स्टॉक होता है और ये क्या होता है, चलिए समझने का प्रयास किया जाए। कंपनी प्रोवाइडिंग, ऐसी कंपनी जो प्रोवाइड करती है, जो आपको देती है इलेक्ट्रिक एंड वाटर सर्विसेज। ऐसी कंपनी जो आपको इलेक्ट्रिक से संबंधित सेवा देती है यानी करंट से संबंधित सेवा देती है या फिर जल आपको प्रोवाइड करती है, वैसे सेक्टर को यानी वो जो कंपनी है वो कंपनी आएगी आपका यूटिलिटीज सेक्टर से जुड़ा हुआ कंपनी। जैसे चलिए उदाहरण के साथ आपको दिखाते हैं, एग्जांपल से एनटीपीसी। अगला स्टॉक है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये 2 स्टॉक आपको बतलाए हैं जो यूटिलिटीज सेक्टर से जुड़े हुए हैं। अगला सेक्टर है आपका रियल एस्टेट सेक्टर। अब रियल एस्टेट सेक्टर जो होता है वो आपका पैसा कहाँ डालता है, जमीन में, यानी लैंड में। अब कई तरह का लैंड होता है, जैसे एक लैंड होता है आपका कमर्शियल, एक होता है आपका रेसिडेंशियल। इस तरीके से कई तरह का लैंड होता है, उसको परचेज करना है तो उससे जुड़ा हुआ भी कुछ स्टॉक होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं कंपनीज इन्वॉल्व्ड इन डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड सेल ऑफ रियल एस्टेट, यानी ऐसी कंपनी जो रियल एस्टेट को सेल करे या फिर किसी चीज का उस पर निर्माण करे, उसको बोला जाता है रियल एस्टेट सेक्टर। अब रियल एस्टेट सेक्टर में कौन कौन सा स्टॉक आता है, डीएलएफ, ये रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ सेक्टर है। डीएलएफ रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ स्टॉक है। यहाँ पे है गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहाँ पे है एचडीएफसी रियल्टी। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो कि रियल एस्टेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अगला आपका सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होता है, कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग मशीनरीज, यानी ऐसी कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है, किसी मैन्युफैक्चरिंग का निर्माण करती है, कोई मशीन बनाती है, यानी कोई आपको मशीन बनाने वाला जो भी कंपनी होगा ये इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़ा हुआ कंपनी माना जाएगा। कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसपोर्ट, ध्यान से समझना है, कोई ऐसा कंपनी है जो किसी मशीन का निर्माण करे और उसको बेचे, तो उसको बोलेंगे कि वो जो स्टॉक है वो स्टॉक है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है। जैसे कि आपको बतला दे रहे हैं यहाँ पे लिखे हैं लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड, लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड। ये जो स्टॉक है ये इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है। अगला सेक्टर है आपका कम्युनिकेशन यानी टेलीकॉम सेक्टर। इसका नाम बहुत आप सुने होंगे। कम्युनिकेशन सेक्टर जो होता है यानी टेलीकॉम सेक्टर जो होता है, इससे जुड़ा हुआ आपका ETF भी मिल सकता है, म्यूचुअल फंड भी मिल सकता है। तो ये क्या होता है, कम्युनिकेशन सेक्टर क्या होता है, टेलीकॉम सेक्टर क्या होता है, तो देखिए कंपनीज प्रोवाइडिंग यहाँ पे लिखे है कंपनीज प्रोवाइडिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, यानी ऐसा कंपनी जो आपको टेलीकम्युनिकेशंस प्रोवाइड करे। टेलीकम्युनिकेशंस का मतलब क्या होता है, नेट प्रोवाइड करे। नेट समझते हैं ना, नेट जैसे 4G 3G, ये जो नेट है ये आप जितना यूज करते हैं ये कम्युनिकेशन यानी टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ा हुआ है। जैसे कि चलिए कुछ उदाहरण आपको दे करके दिखाते हैं। भारतीय एयरटेल, ये जो भारतीय एयरटेल है, यहाँ रिलायंस का जो जियो है और वोडाफोन आइडिया, फिर एयरटेल का आप नाम सुने ही होंगे। तो ये जितना भी आता है ये कम्युनिकेशन यानी टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक होते हैं। इसके लिए भी आपको म्यूचुअल फंड या ETF मिल सकता है। आगे चलिए देखते हैं कि कौन सा सेक्टर है। अगला सेक्टर है यहाँ पे लिखे है कंज्यूमर डिफेंस, जिसे कहा जाता है
कंज्यूमर स्टेपल्स सेक्टर। देखिए, एक होता है कंज्यूमर डिफेंस सेक्टर, इसी को कहा जाता है कंज्यूमर स्टेपल्स सेक्टर। अब ये क्या होता है? कंपनीज प्रोड्यूसिंग इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसा स्टॉक, ऐसा कंपनी जो बहुत आवश्यक चीजों का निर्माण करता है, वो आपको आता है कंज्यूमर डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ ही स्टॉक माना जाता है। लेस सेंसिटिव, ये बहुत लेस सेंसिटिव होते हैं टू इकोनॉमिक साइकिल्स। तो मतलब जब पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचा होता है, जैसे कोरोना जैसा वायरस का महामारी होता है, जब किसी देश का जो इकोनॉमिक होता है डाउन टर्न्स होता है, उस समय भी ये लेस रिस्की होते हैं, मतलब कम रिस्क में होते हैं, कम गिरते हैं। ये जो आप देखे हैं डिफेंस सेक्टर, ये एक कंज्यूमर डिफेंस सेक्टर लेस सेंसिटिव होते हैं, इस पे थोड़ा कम असर पड़ता है। जैसे आपको उदाहरण देकर के दिखा रहा है, आदित्य बिरला ग्रुप का नाम सुने हैं, इसी से जुड़ा है। आईटीसी इसी से जुड़ा है। डाबर इंडिया, जो डाबर इंडिया का नाम सुने हैं, वो इसी से जुड़ा हुआ स्टॉक है। अगला सेक्टर है 12 नंबर, आपको एक सेक्टर दे रहे हैं बेसिक मटेरियल्स, जिसे मटेरियल्स सेक्टर भी कहा जाता है, इसको सीमेंट सेक्टर भी कहा जाता है। सीमेंट से जुड़ा हुआ जो भी स्टॉक आते हैं वो मटेरियल्स सेक्टर में ही आते हैं। जैसे आप सुने होंगे, कोई स्टील बनाती है, कोई कॉपर बनाती है, कोई एल्यूमिनियम बनाती है, कोई सीमेंट बनाती है, कोई रड बनाता है, कोई छड़ बनाता है। ये सब कुछ ऐसा स्टॉक में आप जाना चाहते हैं तो ये आपको मिलेगा बेसिक मटेरियल्स या मटेरियल्स सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक कहलाता है। जैसे कंपनीज इन्वॉल्व्ड इन माइनिंग, ऐसा कंपनी जो माइनिंग करता हो, खोदने का कार्य करता हो। प्रोसेसिंग, जो प्रोसेस माने साफ सुथरा करने का कार्य करता हो उसको। एंड मैन्युफैक्चरिंग रॉ, और काचा माल का निर्माण करने के लिए, यानी काचा माल का निर्माण करता हो, वैसी जो स्टॉक्स होते हैं उसको बोलता है बेसिक मटेरियल्स या मटेरियल्स सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक्स। जैसे कि यहाँ पे दिए हैं टाटा स्टील हो गया। श्री सीमेंट, यानी सीमेंट, श्री सीमेंट इससे जुड़ा हुआ है। वोडाफोन रिसोर्सेस, यहाँ पे लिखे हैं वेदांता रिसोर्सेस। ये जितने भी स्टॉक हैं आपका बेसिक मटेरियल्स या मटेरियल्स से जुड़ा हुआ स्टॉक होते हैं। इसको सीमेंट स्टॉक, सीमेंट सेक्टर भी कहा जाता है। तो ये है सेक्टर। हम प्रयास किए हैं कि आपको जो सेक्टर होता है, कि कभी भी कहा जाए एफएमसीजी सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, या फिर कोई हेल्थ सेक्टर या रियल एस्टेट सेक्टर, तो आपको समझाने का प्रयास किए हैं कि ये होता क्या है। अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और आपको यह कैसा लगा है और इस वीडियो को, इस चैनल को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, अपना राय देना ना भूलें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।